नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर और स्टॉक फ्यूचर्स पे ऑप्शन ट्रेड्स पर आपकी क्या अप्रोच हो, सेकंड हाफ के लिए सुबह क्या बात हुई थी, इन सब पे बातचीत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से चंदन थापड़िया बातचीत करने के लिए, इंडिसेस पे व्यू शेयर करने के लिए। चंदन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास। इससे पहले अगर आप निफ्टी को देखें, इट्स 25417। इंट्राडे ट्रेडर को कुछ मिला ना हो, लेकिन हाँ, जो पोजिशनली लॉन्ग था उसको बहुत कुछ मिला। एक गैप अप मिला, गैप अप के बाद जो हम ट्रैजेक्टरी होल्ड कर रहे हैं वो भी अब तक कायम है। निफ्टी बैंक पे भी एक गैप अप मिला, गैप अप के बाद एक छोटा सा रन अप मिला। रन अप के बाद अपने आप को 55,742 के स्तर पे ये स्थिर रखता हुआ। देखिए, अगर आप पिछले 3-4 दिन से कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्टैट्स को समझ रहे हैं, तो इसमें कोई राय नहीं है कि वो जो 25,145 लगभग 50, वो जो अगस्त का हाई था, स्विंग हाई था, उसके बाद हमें लगभग 25,150 से 250, 350 और 450 तक का स्विंग बहुत जल्दी मिला और गैप अप टू गैप अप मिला। आज के लेवल्स क्या थे? देखिए, आज बात हुई थी, थ्रेशोल्ड पॉइंट है नंबर 1। देखिए, आज सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी खोला कुछ तेज़, उसके बाद थोड़ा और तेज़ होता गया और जब तक ओपनिंग का सवाल आया ना, इतना तेज हो गया था कि पूछिए मत। एक सब्सटेंशियल 100 पॉइंट्स का गैप था उसके अंदर। लेके आई रेजिस्टेंस की प्लेट। क्या बात हुई थी? द मोमेंट यू विल क्रॉस RS1 एज अ डे ट्रेडर, तो आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स RS2। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, RS1 गैप अप के टाइम आया ही नहीं, सीधे आपको गैप अप मिला टुवर्ड्स RS2। इट्स 437,473। बट ये जो 437,473 का ट्रैजेक्टरी मैंने रखी थी वो इसलिए क्योंकि एक बड़े मूव के बाद ये लाजमी है कि कुछ कॉलाइटर्स आके 25,500 पे अपनी ग्रिप लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैक्सिमम रिवॉर्ड फॉर द डे वो यहीं तक रखा गया था। और जो 519 है ना, वो याद रखिएगा, वो नेक्स्ट रेंज का थ्रेशोल्ड पॉइंट है। टू एंटर इन अ ट्रैजेक्टरी अबाउट 25,500 यू नीड टू क्रॉस 519। बट इंडेक्स ने मोर और लेस, देखिए, वेदर यू आर अ डे ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इंडेक्स ने आपको बहुत कुछ दिया। बट अब अभी के स्टैट्स क्या कह रहे हैं? अगर मेरे को ट्रेड नहीं मिला एज अ डे ट्रेडर, मैं क्या करूं? स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, एक आज क्या है, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार हमारे पास है। 25,500 की इन द मनी पुट में राइटिंग है। 46 लाख पुट बिकी है वहां पे। दैट्स गुड, अच्छी बात है। 25,500 की कॉल में भी 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। यानी आपने एक चीज़ देखी कि 25,500 पे कॉल राइटर आके एक ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा है। 51 लाख कॉल भी की है। बट एट द सेम टाइम द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI इज प्लेस्ड एट 25,400, 1.5 करोड़ का, जिसमें से 1.25 करोड़ पुट आज भी किए हैं। यानी अगर आप पिछले कुछ सेशंस के इंप्रेशन को देखें, पहले 25,000 पे पुट राइट, पहले 25,000 की इन द मनी पे पुट राइटिंग हुई, फिर 25,200 पे हुई, कल 25,300 पे हुई, आज 25,400 पे हुई। यानी इट सीम्स दैट ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये ट्रैजेक्टरी जो है 25,400, 410, 420 इंट्राडे ट्रेडर के लिए फिर लॉन्ग होने की होगी। बट याद रखिएगा, जब मैं ये कह रहा हूं कि लॉन्ग होने की होगी, लेकिन इस गैप के लोअर एज को 9.17 से लेके जो अब तक लोअर एज है वो है करीब आप समझिएगा कि 25,390, उसके नीचे में जाने दीजिएगा। उसके बाद चांसेस है कि इस ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी से थोड़ा सा हम कूलिंग ऑफ करके और लोअर ट्रैजेक्टरीज में बेस टू के पुट राइटर्स के कन्वर्शन को हम जाके एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो इन दिस ट्रैजेक्टरी 390 इज क्रिटिकल। बिलो 390 अ डिप टुवर्ड्स 320 पॉसिबल। मगर हमने ये होल्ड किया 25,390, 400 को, तो अ पुल बैक टुवर्ड्स अगेन हायर ट्रैजेक्टरीज 25,473, 519 लुक्स पॉसिबल। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। पिछले 3 दिन से हमारी ड्राइविंग फोर्स है निफ्टी बैंक, PSU बैंक्स। आज PSU बैंक्स थोड़ा चल के ठंडा पड़ गया, बट वो कमान सीधे सीधे संभाल ली प्राइवेट बैंक्स ने। बात क्या हुई थी कि हम 50 EMA को क्रॉस कर चुके हैं। अब अगर हम ट्रैजेक्टरी क्रॉस करते हैं, ये RS1 की, जरा प्लीज RS1 लेके आइएगा, वो था 749 और 883। अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग ये जोन नहीं पार हुआ है RS1। अब RS1 से RS2 का डिफरेंस क्या है?
RS2 इज द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI जोन, 56,000 की कॉल, क्योंकि आप सारे एवरेजेस के ऊपर हैं। तो अब डेटा क्या कहता है, आइए स्टैट्स को देखते हैं, फिर चंदन के पास चलते हैं। डेटा ये कह रहा है कि 55,500 पे अब पुट राइटिंग है, अच्छी पुट राइटिंग है। रोज बरोज एक सेक्टर एक स्पेस आके कमांडिंग पोजीशन में है, तो 55,500 पे पुट राइटिंग विजिबल है, 55,600 पे पुट राइटिंग विजिबल है। ये देखिए 2.25 लाख पुट यहाँ बिकी, 55,500 से मुझे सरोकार है, और ऊपर 56,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे। तो इट सीम्स बैंक निफ्टी इज मोर प्रिपेयर्ड, ज़्यादा अगर आप देखें प्रिपेयर्ड और ज़्यादा पोटेंशियल रखता है टू बाइसेक्ट दिस कॉल राइटर जोन 56,000। यानी हमारे पास क्या है, 25,500 ऑन निफ्टी और 56,000 ऑन निफ्टी बैंक। चंदन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है चंदन आपका। चंदन, इंडेक्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? दोनों पॉसिबिलिटीज़ है कि हम फर्दर एक्सपेंड करें या फिर हम थोड़ी सी कूलिंग ऑफ भी देखें। ये भी बात मुझे लग रहा है कि चार्ट्स पे विजिबल है। आप किस तरफ बैठे हैं? इंडेक्स पे क्या अप्रोच सकते हैं आप इस वक्त? बिल्कुल वीरू, नमस्कार। देखिए, इंडेक्स में हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और लगातार आप देखोगे पिछले 14-15 दिनों से इंडेक्स में हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। 25,000 एक हर्डल था जो डिसाइसिवली पार हुआ, उसके बाद में 25,150 भी निकला और हायर बेस बन रहे हैं। और आज के मुंह से ज्यादा जो 2 दिन का मोमेंटम था वो काफी इंटरेस्टिंग था, और इनफैक्ट पुट कॉल रेशियो भी बढ़ा है। इंडिया विक्स है वो लोअर लेवल पे होल्ड कर रहा है। एफआईएस का जो इंडेक्स लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो लगभग 13-14% के आसपास आ चुका है, यानी कि एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए, इसलिए बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू कंटिन्यू रहेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि जब तक अब निफ्टी 25,250 होल्ड करता है, कोई भी छोटा मोटा डिक्लाइन आए, खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 25,600 से लेके 25,700 तक के अपसाइड के टारगेट अनफोल्ड होते हुए नजर आने चाहिए। ओके, और निफ्टी बैंक चंदन आपका मीन वाइल, मैं चंदन आपको एक सिंह के लिए रोकूंगा यहाँ पे। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है नेल्को के संदर्भ में। दरअसल ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली कंपनी है, और इस पर खबर जो आ रही है, कंपनी ने VNO लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, और इस नेल्को देगी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं। तो इसको खबर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार स्टॉक लेके आएंगे जरा प्लीज इंट्राडे में। मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण खबर है, और ये स्टॉक इस वक्त ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता है। यस, कंपनी ने VNO लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। पूरी खबर को समझते हैं। असीम हमारे साथ हैं। असीम, जरा खबर को समझाइए एग्जैक्टली इस लाइसेंस के अंतर्गत ये किस प्रकार की सेवा दे सकते हैं, और कितना बड़ा ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए, कितना महत्वपूर्ण होगा ये? देखिए, अगर आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देनी है तो आपको एक GMPCS लाइसेंस चाहिए होता है। कंपनी ने 2022 में GMPCS लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन 2023 में कंपनी ने उस लाइसेंस के विड्रॉ कर लिया। कंपनी ने कहा कि हम अभी फिलहाल नई पॉलिसी के बाद लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे। जो हमें सूत्र बता रहे कि अब कंपनी ने वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया। GMPCS में ही ये वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर लाइसेंस कंपनी लेना चाहती है, और दूरसंचार विभाग ने एप्लीकेशन पर काम करने की शुरुआत भी कर दिया, और बहुत जल्दी ही कंपनी को लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको फिलहाल डायरेक्ट लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मौजूदा 3 कंपनियां हैं, आप उसी के साथ किसी के साथ भी करार करके लाइसेंस दे सकते हैं। अभी भारत में 3 कंपनियां हैं, जो कि स्टारलिंक है, वनवेब है और रिलायंस जियो है। तीनों के पास GMPCS लाइसेंस है, और कंपनी ने अब फिलहाल वनवेब के साथ सर्विसेज देने के लिए करार किया है। वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर में कंपनी एक यूं कहिए कि एक सब्सिडरी बन करके काम करेगी वनवेब की, और अपनी ही सर्विसेज कंपनी देगी, लेकिन कंपनी को एक लाइसेंस की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। कंपनी एक वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर बन करके ही सर्विसेज दे सकती है, अपनी ब्रांडिंग कर सकती है, अपनी कंपनी नेटवर्क ग्राहक जोड़ सकती है, कंपनी नए ग्राहक बना सकती है। तो ये वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर लाइसेंस कंपनी ने आवेदन किया, और बहुत जल्दी कंपनी को लाइसेंस भी मिल जाएगा, और उसके बाद कंपनी सेवाओं की शुरुआत भी कर देगी। और अक्टूबर-नवंबर तक हमको लग रहा है कि जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन है वो भी हो जाएगा, और उसके बाद कंपनी सर्विसेज दे सकेगी। शुक्रिया असीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। काम करते हैं चंदन से इस पर एक चार्ट चेक लेते हैं। चंदन, नेल्को आपकी स्क्रीन पे अगर आप एक टेक्निकली थोड़ा सा व्यू दे पाएँ। खबर बहुत अच्छी, महत्वपूर्ण, और एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इस कंपनी के लिए। नेल्को चंदन 909 पे एग्जैक्टली 200 डेमा पार करने की कोशिश करता हुआ, आपका टेक इस पे इस वक्त? जी वीरू, देखिए, ये काउंटर अभी बॉटम्ड आउट हुआ है 2 वीक पहले ही, जब इसने 800 के सपोर्ट को होल्ड करके रिकवरी दिखाई, और आज के दिन देखें 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में मूवमेंट आया, और लोअर टाइम फ्रेम एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न के साथ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे सरपास होते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी फेवरेबल है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज, और एक मीन रिवर्सन के सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है और मोमेंटम रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 883 के सपोर्ट रहेंगे, 940 तक का स्विंग भी नेल को दिखा सकता है।
ओके अच्छा ठीक है असीम बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर के लिए और चर्चा के लिए विस्तार से बताने के लिए। चंदन अब आते हैं आपके निफ्टी बैंक के सेटअप पर, निफ्टी बैंक पर आपका व्यू और फिर आपके 3 ट्रेड्स। पहले चंदन निफ्टी बैंक पर आपका व्यू। बिल्कुल देखिए वीरू, बैंक निफ्टी में भी पिछले 3 वीक से रिकवरी है और 2 दिन पहले इसने 50 डेमा को निकाला था। हालांकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैंक निफ्टी का कंपेयर में अंडर परफॉर्म किया है, बट यहाँ पे रिकवरी के मोड इंटेक्ट है। और जिस हिसाब से की हर्डल था 55,555, कल वहां पे रुका, बट आज उसके ऊपर गेप अप होके पॉजिटिव कामकाज कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इमीडिएट में एक छोटा सा सपोर्ट 55,500 के आसपास रहेगा, ऊपर में 56,250 तक के टारगेट को एक्सटेंड करने के लिए। ओके चलिए, तो निफ्टी बैंक पे आपका व्यू एंड मोस्ट स्पेशली जब निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स के क्रम में जब सबसे ऊपर HDFC बैंक खड़ा हो तो थोड़ा सा जो है ना आपको ऑप्टिमिस्टिक हो जाना पड़ता है। अब 2 चीज़ें क्रिटिकल है, 56,000 इकट्ठे सामने खड़ा हुआ है और 56,000 और आपका HDFC बैंक अपना लास्ट ड्यू एवरेज 50 रेमा काटने की कोशिश करता हुआ, ये 2 परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेक और ब्रेक का। चंदन आपके 3 ट्रेड्स क्या चीज़ कर रहे हैं आप इस वक्त? बिल्कुल, पहले ट्रेड पे रहेगा AB कैपिटल, काफी अच्छा सेटअप है यहाँ पे और पिछले लगभग 18-20 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में वापस मूवमेंट हुआ है। कल एक डिक्लाइन आया था, उसमें वापस खरीदारी के मौके देखे गए थे। काउंटर का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, लगातार पिछले 4-5 सालों से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इस साल भी काफी अच्छा मूव बना है, तो पॉजिटिव सेटअप इस काउंटर में और इस काउंटर को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो खरीदारी की सलाह है। इमीडिएट बेसिस पे 285 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 306 तक के टारगेट AB कैपिटल में देखे जा सकते हैं। ओके दूसरा ट्रेड चंदन आपका? बिल्कुल, अब मैं फोकस करूंगा आपके कैपिटल मार्केट रिलेटेड काउंटर पे। कैपिटल मार्केट में केम्स काफी अच्छा लग रहा है और काफी दिनों के बाद में यहाँ पे रिकवरी मोड ऑन है। कल के दिन जो ब्रेकआउट हुआ था उसका फॉलोअप आज देखने को मिला है। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 7 से 8% के ओवाइड एडिशन देखने को मिल रहा है और डेटा सेट में तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी आने वाले कुछ दिनों में बन सकते हैं। तो केम्स में खरीदारी की सलाह, 3,980 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 4250 तक के टारगेट केम्स में बनने चाहिए। तो यहाँ पे 2 ट्रेड अभी तक हमने बात की, जिसमें एक तो कैपिटल मार्केट से था और अब मैं फोकस करूंगा यहाँ पे एक काउंटर डिफेंस रिलेटेड। डिफेंस में भले आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और हमारा रुझान रहेगा यहाँ पे BL पे। BL भले आज डाउन है बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। ये अपने वॉल्यूम वेटेज एवरेज को होल्ड करते हुए वापस रिकवरी का मोड दिखा सकता है। इसके लिए डिक्लाइन में खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा लगभग 400 के आसपास का, ऊपर में 426 तक के टारगेट BL दिखा सकता है। ओके BL में ट्रेड्स पूरे हो गए चंदन के यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, रेंज में लग रहा है कि आई थिंक जो भी एक डिसाइसिव एक्शन आएगा टुवर्ड्स द एंड पॉसिबली अगर आप देखें 130 से 230 के बीच में। खैर मैं थोड़ा सा विषय को चेंज करता हूँ, एक बार टाटा स्टील लेके आइएगा। दरअसल टाटा स्टील के MD श्री TV नरेंद्र ने कहा है कि GST कटौती का स्टील सेक्टर पर इनडायरेक्ट असर आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी से घरेलू कंपनियों को काफ़ी सपोर्ट भी मिला है। उनसे बातचीत करी CNBC आवाज़ के संवाददाता रोहन सिंह ने। आइए एक बार जरा उस बातचीत को सुनते हैं से। स्टील सेक्टर कैसे इसको देख रहा है? कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, क्या आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? स्टील पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि GST रेट्स फॉर स्टील वर नॉट चेंज, पर स्टील पर जरूर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आप ऑटो सेक्टर देखिए या कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखिए, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और स्टील का कंजम्पशन सब सेक्टर्स में होता है, तो इसीलिए दी आर कस्टमर्स आर हैप्पी देन वी आर ऑल्सो हैप्पी। पिछले कुछ समय में से जो एक थोड़ा सा स्लो डाउन जो हमें देखने को मिल रहा था, आपको क्या लगता है ये कब तक रहने वाला है? और अगर हमें 250-300 टन के अगर उस पर पहुंचना है, आपका क्या मानना है किस तरह का इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट को करना चाहिए इस वक्त? उसमें एक्चुअली स्टील सेक्टर में आप देखिए तो ऑलमोस्ट स्टील कंजम्पशन ग्रोथ 10-12% लेवल पे है, तो बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है इसीलिए उसका असर हम लोग देख रहे हैं। तो आई थिंक स्टील कंजम्पशन ग्रोथ हैज बीन वेरी स्ट्रांग। तो अभी आप देखिए तो आई थिंक 160 मिलियन टन लेवल पे है कंजम्पशन। हमारा सिर्फ ये था कि बिकॉज इंडियाज मेजर ग्रोइंग मार्केट ऑफ स्टील, वी शुड मेक श्योर दैट स्टील इज नॉट डम्प्ड इन इंडिया, क्योंकि स्टील सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में देखिए तो स्टील सेक्टर इज वन ऑफ द लीडर्स इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। If you see steel companies, private sector, at least 30-40,000 करोड़ पर ईयर का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। टाटा स्टील का 10-12 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल में है। तो दैट इन्वेस्टमेंट शुड नॉट गेट डिरेल्ड बाय
cheap imports which are priced in a manner that the suppliers are not making money. ये नहीं कि Chinese steel industry जो globally export कर रहा है they are profitable. Most of them are not profitable. तो their problem should not be exported to us. इसीलिए हम लोग को safeguard duty पर हम लोग गवर्नमेंट के साथ बातचीत किए थे और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला है 12% सेफगार्ड ड्यूटी का. सो दैट इज हेल्पिंग. सो वी जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स अगेंस्ट अनफेयरली प्राइस्ड इंपोर्ट्स. Otherwise, the sector is growing, and we are the second largest producer of steel in the world. और चूंकि आपने अपने प्लान्स की बात की, तो कलिंग नगर में जो आपका जो प्लांट है अभी किस कैपेसिटी पे है और आगे क्या प्लान्स हैं, आने वाले दिनों में कितना और इन्वेस्टमेंट हम नई नई जगहों पे देख सकेंगे? तो आप उड़ीसा में देखिए तो हम लोग का ऑलमोस्ट 100,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि कलिंगनगर जो आप देखिए तो 3 मिलियन टन लेवल पे थे, अभी हम लोग 8 मिलियन टन लेके गया है. उसके अलावा हम लोग भूषण स्टील को एक्वायर किए थे, नीलाचल इस्पात को एक्वायर किए थे. तो कुल मिला के हम लोग का प्रोडक्शन उड़ीसा में अभी 14 मिलियन टन है, कलिंगनगर में 8 मिलियन, भूषण मीरामंडली में जो प्लांट था 5 मिलियन और नीलाचल का 1. अभी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ हम लोग का होगा नीलाचल में. अभी हम लोग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वी विल गो टू द बोर्ड विद अ प्रपोजल, और नीलाचल का जो 1 मिलियन टन का कैपेसिटी वो 5 मिलियन टन तक लेके जाना चाह रहा है. इसी रेंज में जूझता हुआ थोड़ा सा आपको ट्रेड्स को लेकर बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा सेकंड हाफ के लिए. मीनवाइल चंदन, आपकी कॉल क्या है इस वक्त? क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में सेकंड हाफ के लिए? देखिए वीरू, इनफैक्ट आज तो सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है, तो हम तो यहाँ पे राइटिंग पे वर्क कर रहे हैं. हमने तो आज 83,000 के कॉल पुट दोनों बेचे हैं विद द व्यू कि सेंसेक्स वहीं रहेगा. बट यस, यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगले 2-4 दिन के लिए क्या करने, इसके लिए निफ्टी की कॉल पे फोकस करेंगे. देखिए व्यू पॉजिटिव है, इसलिए हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति पे कंटिन्यू रखेंगे. बुलिश स्टेंस रहेगा. तो एज ऑफ नाउ मैं 25,400 की कॉल देख रहा हूँ, जो वीकली एक्सपायरी है, जो ट्यूसडे को होगी. निफ्टी की 25,400 कॉल यानी कि एट द मनी कॉल रही, ये 118 के आसपास है. पिछले 3 दिनों में इस कॉल में मूवमेंट आया 33 से लेके 145. बट अब जब मार्केट रेंज बाउंड है तो यहाँ पे प्रीमियम थोड़े से कूल डाउन होते जा रहे हैं. मेरा ऐसा मानना है इसको हल्के से डिप में लेना चाहिए. लगभग आप देखोगे तो 105 से 110 के बीच में इसको खरीदारी की हम सलाह देंगे. हल्के से डिप में ले तो बेटर हो जाएगा. 105 से 110 के बीच में ले. 70 रुपए का सपोर्ट होगा. ऊपर में लगभग 180 तक के टारगेट 25,400 का कॉल आने वाले 1-2 दिन में दिखा सकता है. शुक्रिया चंदन, आपका इंडेक्स पे व्यू है, याद रखिएगा. हल्का सा डिप मिले तो इस कॉल को लेना है. एट द मनी कॉल, याद रखिएगा. आउट ऑफ मनी आपको बिल्कुल नहीं जाना है. बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखे आपने. एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम और आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे का बाई का अड्डा में. तब तक के लिए नमस्कार.